Hello, good afternoon to everyone. Happy Diwali to all of you. दिवाली की सेलिब्रेशंस के बीच थोड़ा सा पढ़ना लिखना भी हो जाए, है ना। सारी चीज़ें, सारे काम ही ज़रूरी रहते हैं। एक ऐसे बच्चे के बारे में जो है इमेजिन करिए, जो कि अपना पहला स्टेप लेता है, पहला कदम रखता है, यानी कि चलना सीखता है, जो बोलना सीखता है, जो धीरे 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 करके रंगों की पहचान करना शुरू कर देता है कि ये लाल है, नीला है, पीला है, हरा है। हरे में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जिसके पास अंतहीन सवाल हैं और हमारे पास शायद उतने जवाब नहीं होते हैं। वो बहुत सवाल पूछते हैं, बहुत इंट्यूटिव होते हैं। ये इतना सुंदर समय होता है जब बच्चा जो है वो जिज्ञासा से भरा हुआ है। ये वो समय है जब बच्चे के पास बहुत ऊर्जा है, बहुत एनर्जी है उसके पास। वो बहुत इमेजिनेशन में रहता है, कल्पनाशीलता की दुनिया है, फेरी टेल्स की दुनिया में जहाँ वो रह रहा होता है। सोचो, वो बालक जिसका हर दिन एक नई खोज है, जहाँ पर वो हर रोज़ एक नई डिस्कवरी करता है, अपने हिसाब से एक नई चीज़ के बारे में पता लगाता है। वो समय है जहाँ पर बच्चा जो है बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारी सोशल स्किल्स को सीख रहा है। तो हम देखते हैं कि वो समय है जो फ्यूचर जो है उसके ऊपर उसकी पूरी जो फाउंडेशन है, जो पूरी जिंदगी है, वो छिपी हुई होती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ऐसा कौन सा समय है हमारे जीवन का जिसके ऊपर पूरे तरीके से जो है वो हमारी लाइफ डिपेंड करती है, जो फाउंडेशन का काम करता है। तो वो समय है हमारा चाइल्डहुड। कौन सा समय है हमारा चाइल्डहुड। और क्योंकि हमें पता है बाल्यावस्था को हम दो भागों में बांटते हैं, तो वो समय हमारा कौन सा है, अर्ली चाइल्डहुड, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 से 6 साल तक चलता है। अर्ली चाइल्डहुड ये कुछ उसी तरह का पीरियड है, उसी तरीके से फाउंडेशन का काम करता है। जैसे आप पेड़ को देखते हो, पेड़ की एनर्जी, पेड़ की स्ट्रेंथ, पेड़ की ग्रोथ किस चीज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है उसकी जड़ों के ऊपर, रूट्स के ऊपर। जितनी अच्छी जड़ें गहराई से अपनी पकड़ बनाए हुए होती हैं, उतना ही बढ़िया पेड़ जो है वो तैयार हो जाता है। अर्ली चाइल्डहुड भी एक वैसा ही पीरियड है जो कि जितनी अच्छी जड़ें होंगी, यानी कि जितने अच्छा एक्सपीरियंस बच्चे को होगा, जितना एक्सप्लोर करने को उसको मिलेगा, उतना ही जो अच्छा है वो उसका आगे के जीवन में प्रभाव रहेगा। ये वो समय है जो मानव विकास के लिए नींव का काम करता है, फाउंडेशन का काम करता है। इस समय पर एक स्माइल, कोई भी एक वर्ड, कोई भी हमारा एक्शन, वो जो है इस समय को प्रभावित करता है। यानी कि हम जिस भी तरीके से बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, वो पूरा इस टाइम पीरियड को जो है वो प्रभावित करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं अपने अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। बहुत सारे लोग जो हैं वो चाइल्डहुड को एक बहुत लंबा समय मानते हैं, क्योंकि हमें पता है जो चाइल्डहुड का पीरियड है वो 2 से 12 साल तक रहता है। तो लंबा समय पीरियड है। तो साइकोलॉजिस्ट ने और बहुत सारे लोगों ने कन्वीनियंसी के हिसाब से इसको जो है 2 भागों में बांट दिया है। ये काफ़ी लंबा समय है। अगर हम देखें तो जो हमने इन्फेंसी का पढ़ा था सिर्फ 2 ही साल का पीरियड था, तो उस हिसाब से हम देखें 2 से 6 थोड़ा सा लंबे टाइम पीरियड जो है वो पड़ जाता है। ये वो समय है जहाँ पर बच्चा जो है वो डिपेंडेंसी से, हेल्पलेसनेस से इंडिपेंडेंसी की तरफ जा रहा होता है ना। बड़ों के लिए तो वही है,
और जो बच्चे हैं उनके लिए एक इतना लंबा अंतहीन समय हो जाता है चाइल्डहुड का। पूरे चाइल्डहुड का मतलब एक ऐसा लंबा अंतहीन समय है चाइल्डहुड का पीरियड, जहाँ पर वो बस इंतजार करते हैं कि कब हम बड़े होंगे, कब लोग हमें बच्चा कहना बंद कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड को। हमने देखा था कि इन्फेंसी में ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर भी फास्ट है बट नॉट फास्ट, बट नॉट एज मच एज इन इन्फेंसी, यानी कि स्लो डाउन देन इन्फेंसी, स्लो डाउन देन इन्फेंसी। यानी कि हम देखें तो ये जो समय है ये वो समय है जिसमें जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो तेज तो होती है, लेकिन उतनी तेज नहीं होती जितनी कि इन्फेंसी में होती है। यानी कि कुछ जो गति है वो थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। इस जो अर्ली चाइल्डहुड है इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अलग अलग लोग इसको जो है वो अलग अलग नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेरेंट्स क्या कहते हैं, है ना। नेम्स यूज्ड फॉर अर्ली चाइल्डहुड। कौन कौन से नामों से जो है वो अर्ली चाइल्डहुड को जाना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं नेम्स यूज्ड बाय पेरेंट्स। माता पिता जो हैं इस स्टेज को किन किन नामों से जानते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं ट्रबलसम एज, ट्रबलसम एज। माता पिता के लिए ये जो एज है ये मुसीबत से भरा हुआ समय है। उन्हें लगता है कि छोटे थे तो ज्यादा ठीक थे, जैसे जैसे चलने लगे हैं, बोलने लगे हैं, सारे काम करने लगे हैं, वैसे वैसे हमारी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। उनको लगता है कि जो फिजिकल केयर थी वो करना ज़्यादा आसान था बजाय कि इसके। अब तो बच्चे जो हैं जेलसी करने लगे हैं, आर्ग्यूमेंट करने लगे हैं, अपना इंडिपेंडेंसी है तो अपनी चलाने लगे हैं, सारी हमारी बातें नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि बिहेवियर प्रॉब्लम हो रही है। तो पेरेंट्स जो हैं वो इसको एक ट्रबलसम एज की तरह से मानते हैं कि मुश्किल हो गया है उनके लिए बच्चे को संभालना। दूसरा पेरेंट्स कहते हैं इसको टॉय एज। इसे एक टॉय एज के नाम से भी जाना जाता है। टॉय एज ये माना जाता है कि इस उम्र में बच्चे जो हैं वो दूसरे स्पोर्ट्स खेलने की बजाय शुरुआती सालों में खास तौर से खिलौनों से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादा समय वो अपने खिलौनों पर बिताते हैं। तो टॉयज इसीलिए कहते हैं क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में खिलौनों से खेलना पीक पर रहता है। इसके बाद जब बच्चा बाद में स्कूल में चला जाता है और बहुत सारे कॉन्टेक्ट वो हासिल कर लेता है तो उसके बाद जो है वो खिलौनों से खेलना उतना नहीं रहता, खेलता है पर उतना नहीं है। इस एज में सबसे ज्यादा पीक पर है। प्ले विथ टॉयज इज हायर इन अर्ली चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें ज्यादा खेलता है, पीक पर है। प्ले विद टॉयज इज एट पीक भी बोल सकते हैं, हायर बोल सकते हैं, इज एट पीक इन अर्ली चाइल्डहुड। तो पेरेंट्स जो हैं वो इन दो नामों से बुलाते हैं। इसके अलावा अब नेम्स यूज्ड बाय एजुकेटर्स, जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग काम करते हैं वो क्या कहते हैं। यूज्ड बाय एजुकेटर्स, जो एजुकेटर्स हैं वो इसको किन किन नामों से बुलाते हैं। सबसे पहला जो नाम जो है वो रखते हैं दैट इज द प्री स्कूल एज। प्री स्कूल
एज। देखो आजकल के समय हमें बेशक लगता है कि नहीं, बच्चा तो 3 साल की उम्र में ही जो है वो स्कूल जाने लगा है और पीरियड तो 6 साल तक चल रहा है, तो प्री स्कूल एज क्यों है? प्री स्कूल एज इसीलिए है कि साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि बच्चे चाहे नर्सरी में, किंडरगार्टन में भी क्यों नहीं जा रहे हैं, अगर वो नर्सरी में या किंडरगार्टन में भी जा रहे हैं तो भी उसे प्री स्कूल एज ही बोला जाता है। क्योंकि प्री स्कूल एज क्यों? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चे से, जो उसके बिहेवियर की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो स्किल्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो प्रेशर हम बच्चे के ऊपर डालते हैं, वो बहुत अलग होता है उस प्रेशर से, उस एक्सपेक्टेशन से। जब बच्चा फॉर्मली जो है वो स्कूल में चला जाता है, पहली क्लास में हो जाता है, तब उससे हम जो प्रेशर डालते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस उससे करते हैं, इस एज में वो प्रेशर और वो एक्सपेक्टेशन नहीं होता। इसीलिए बच्चा चाहे नर्सरी या किंडरगार्टन में भी क्यों नहीं जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्री स्कूल एज कहते हैं। इसे एक और कहा जाता है पीरियड ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन है कि फॉर्मल स्कूलिंग के लिए बच्चा यहाँ पर तैयार हो रहा होता है, इसीलिए तैयारी की अवस्था है, प्रिपरेशन की अवस्था है। यहाँ से बच्चा, आप देखते हो ना, छोटे बच्चे को लोग जो हैं वो प्ले स्कूल में डाल देते हैं कि उठना बैठना सीख जाएगा, थोड़ा जाना सीख जाएगा, दूसरों के साथ मिक्स होना सीख जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए इसको प्रिपरेशन एज जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट, नेम्स यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट। बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या क्या नाम यूज करते हैं? नेम्स यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट। बहुत सारे नाम हैं, देखो इसको साइकोलॉजिस्ट नाम देते हैं प्री गैंगेज। प्री गैंगेज, गैंगेज नहीं है, प्री गैंगेज है, क्योंकि वो कहते हैं कि प्री गैंगेज है हियर द चाइल्ड इज लर्निंग द फाउंडेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। बहुत ज्यादा लोगों के, बहुत ज्यादा पीयर ग्रुप तो नहीं है उसका, बहुत बड़ा सर्कल तो नहीं है, थोड़ा छोटा ही है, बट यहाँ पर द चाइल्ड इज लर्निंग द फाउंडेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द प्री गैंगेज। प्री गैंगेज, द चाइल्ड is learning the foundation of social behavior। फाउंडेशन ऑफ सोशल बिहेवियर को सीख रहा है, इसीलिए इसको प्री स्कूल एज कहा जाता है। नेक्स्ट, इसको एक कहा जाता है जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, दैट इज द स्टेज ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेटरी एज। एक्सप्लोरेटरी एज, एक्सप्लोरेटरी एज है, यानी कि इस उम्र में बच्चा जो है अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जानता है। वो जानना चाहता है कि जहाँ पर वो रह रहे होते हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, वो एनवायरनमेंट जो है कैसे काम करता है और कैसे उसका पार्ट उन्हें बनना है। इट मीन्स दे एक्सप्लोर द वर्ल्ड और एनवायरनमेंट where they are living, जहां वो रह रहे हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं कि ये ऐसा क्यों है और हम इसका पार्ट कैसे बन सकते हैं। बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं एक्सपीरियंसेस की हेल्प से, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट इसको एक्सप्लोरेटरी एज भी कहते हैं। ठीक है, कुछ और नाम भी हैं जो इस स्टेज को दिए जाते हैं। और जो एक्सप्लोरेशन का जो एज हम कर रहे थे, एक्सप्लोरेटरी एज जो हम कर रहे थे कि क्या है, क्यों है, कैसे हम इसके हिस्से बने, वो कैसे जानता है? इसको क्वेश्चनिंग के थ्रू। कैसे जानेगा?
क्वेश्चनिंग। इसीलिए इसको क्वेश्चनिंग एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चनिंग एज और एज ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन यानी कि बच्चा जो है वो बहुत सारे सवाल पूछता है और उसी के आधार पर जानता है। जैसे कि वाई स्काई इज ब्लू, स्काई ब्लू क्यों है? दो आंसर है ना। वाई इज लाइक दिस, वाई हमें ये क्यों करना है, किस लिए करना है, ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा, इसकी क्या गारंटी है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पूछता है। तो एक्सप्लोरेशन जो करता है वो क्वेश्चनिंग के थ्रू करता है। और क्वेश्चनिंग का मतलब इंट्यूशन भी होता है कि हम इसको इंट्यूटिव एज बोलते हैं। एज ऑफ इंट्यूटिव एज है जो मतलब आस्किंग सो मैनी क्वेश्चंस। इंट्यूटिव का मतलब क्या होता है? आस्किंग सो मैनी क्वेश्चंस। ठीक है। कुछ और नाम जो दिए जाते हैं इसको, एक है प्ले एज। प्ले एज भी कहा जाता है। तो अगर मैं टोटल कहूं कि कौन कौन से नामों से जो है वो अर्ली चाइल्डहुड को बुलाया जाता है, तो देखिए नेम्स। ट्रबलसम एज, टॉय एज, प्ले एज, प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज, एक्सप्लोरेटरी एज, क्वेश्चनिंग एज के नाम से जो है वो हम इसको जानते हैं। तो देखिए कितने सारे नाम हैं जिनसे हम इसको जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आगे हम मेन सा पढ़ रहे हैं जो मेजर है इस एज में और क्या क्या होता है। जैसे कि इस एज में बच्चे की जो है चाइल्ड एंगेज इन एनिमिज्म इन अर्ली चाइल्डहुड। बच्चा जो है वो एनिमिस्टिक थॉट रखता है। एनिमिज्म का मतलब क्या है? एनिमिज्म का मतलब है दे ट्रीट द नॉन लिविंग थिंग्स एज लिविंग। व्हाट डू वी मीन बाय एनिमिस्टिक थॉट? ट्रीट नॉन लिविंग थिंग्स एज लिविंग, एज लिविंग मीन फॉर एग्जाम्पल जब वो गिर जाते हैं तो क्या कहते हैं? रोड हर्ट्स मी, सड़क ने मुझे मारा। तो क्या है? एनिमिस्टिक थॉट होती है इस एज में। उनकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत सिंपल होती है। दे कैन फोकस ऑन सिंगल aspect of a problem। सिंपल है, सिंपल थॉट है उनका, कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिंगल एस्पेक्ट है यानी कि वो ये समझते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, यही समझ में आता है। सिंपल है, कैन फोकस ऑन सिंगल एस्पेक्ट। मेरी माँ सिंगल है, मेरी बहन सिंगल है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि मेरी माँ की बेटी मेरी बहन है, या मेरी माँ की बहन ही मेरी बहन की माँ ही मेरी माँ है। ये कॉम्प्लेक्स जो थॉट है वो उनको उतना समझ में आता नहीं है। आगे, चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक। चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक। Children are egocentric. It means
सेल्फ फोकस है, और इस ईगोसेंट्रिक थिंकिंग की वजह से ही वो एनिमिज्म की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर ईगोसेंट्रिक और सेल्फ फोकस का मतलब क्या है? दे सी द थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। इसका मतलब क्या है? सी द थिंग्स फ्रॉम देयर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हैं तो क्या करते हैं? तो वो डोंट एप्रिशिएट अदर्स ओपिनियन। तो इस सेल्फ फोकस की वजह से, ईगोसेंट्रिसिज्म की वजह से क्या होता है? वो दूसरों के ओपिनियन को कोई भी महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा जो है वो सोशल कॉन्टेक्ट्स बनाता है, जैसे जैसे वो दूसरों से कांटेक्ट में आता है, वैसे वैसे वो दूसरों की ओपिनियन में इंटरेस्ट शो करना शुरू कर देता है। और ये डिपेंड करता है, और ये जो इसका लॉस होना डिपेंड करता है कि वो कितने कॉन्टेक्ट्स जो है वो लोगों से बना पा रहा है। देखो इसका मतलब क्या होता है कि कितने कॉन्टेक्ट्स पर डे मना रहा है ये जरूरी नहीं है, पर कितने फेवरेबल मनाता है, कितने फ्रूटफुल कॉन्टेक्ट्स वो बना रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर कॉन्टेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फ्रूटफुल नहीं है तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन अगर बच्चे के जो कॉन्टेक्ट्स वो बना रहा है बहुत सारे लोगों के साथ, वो फ्रूटफुल हैं, इंजॉय कर रहा है बच्चा वहाँ पर, तो उसके जो ईगोसेंट्रिक थॉट है इसका लॉस होना शुरू हो जाता है और बच्चा सोशल बिहेवियर की तरफ अग्रसर हो जाता है। क्योंकि हमें पता है जो इन्फेंट होता है वो बिल्कुल भी सोशल नहीं होता, उसे अपने से ही मतलब होता है। ठीक है, इसी के बेस पर हम देख लेते हैं कि क्या है। क्योंकि सेल्फ फोकस है, अपने ही ऊपर ध्यान है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली 4-5 साल के बाद जो है वो सोशल उसकी तरफ जाता है। तो वो कैसे सीखता है? जैसे आपने देखा होगा कि एक जो 2 साल का बच्चा है, ये हम सेल्फ फोकस से ही जो कनेक्टेड है उसको देख रहे हैं कि इसका लॉस कैसे होता है। एक 2 साल का बच्चा जो है वो एक थिंकिंग रखता है, व्हाट इज माइन इज माइन, पर वो ये भी सोचता है व्हाट इज माइन इज माइन बट व्हाट इज योर्स इज ऑल्सो माइन, कि भाई जो मेरा है वो तो मेरा है ही है, पर जो तुम्हारा है वो भी मेरा ही है। तो ये जो थिंकिंग होती है बच्चों की, ये क्या करती है? एक टग ऑफ वॉर, एक खींचतान उनमें देखती है कि बच्चे देखते हैं एक दूसरे के खिलौने झपट झपट के भाग रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, बाल फाड़ रहे हैं एक दूसरे के, लड़ाइयाँ मच रही हैं, रोना पीटना मच रहा है बच्चों का, ये मचता है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, 2.5 साल के बाद, लगभग 3 साल के आसपास जो है बच्चा एक थॉट डेवलप कर लेता है। और वो थॉट क्या होती है? वो थॉट होती है कि व्हाट इज माइन इज माइन बट व्हाट इज माइन इज योर्स ऑल्सो, यानी कि जो मेरा है वो मेरा है, लेकिन जो मेरा है वो तुम्हारा भी है, तुम भी उसे शेयर कर सकते हो। तो जो ये थिंकिंग बच्चे की डेवलप हो जाती है, ये उसे सोशल बिहेवियर की तरफ लेकर जाती है। तो 3 साल के आसपास ये अप्रोच बच्चे की जो है वो डेवलप हो जाती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जब ये थॉट डेवलप हो रही है कि व्हाट इज माइन इज योर्स ऑल्सो, तो इसका मतलब क्या है? बच्चा सोशल एक्सपेक्टेशंस की तरफ अग्रसर है, उनको फुलफिल करने की तरफ जो है वो अग्रसर है। सोशलाइजेशन की जो नींव है वो यहाँ से पढ़नी शुरू हो जाती है कि वो कितने कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो पीयर ग्रुप से बना रहा है, हर गुजरते साल में कितने कॉन्टेक्ट्स वो बनाता है, इसके ऊपर उसके सोशल डेवलपमेंट की, सोशलाइजेशन की जो नींव है वो पढ़नी शुरू हो जाती है। तो जो पैटर्न है अर्ली सोशलाइजेशन के, वो क्या है? पैटर्न ऑफ अर्ली सोशलाइजेशन। देखो 3 साल के बाद जो है वो अर्ली सोशलाइजेशन के पैटर्न पढ़ने
शुरू हो जाते हैं। जितने वो कॉन्टेक्ट पीयर ग्रुप से बनाता है उतना सोशल बिहेवियर की तरफ अग्रसर हो जाता है। बट ध्यान रहे ये कॉन्टेक्ट फ्रूटफुल होने चाहिए, फेवर हो वाले होने चाहिए, ना कि नेगेटिव अप्रोच लिए होने चाहिए। तो हम ये देखते हैं जो सबसे अर्लीस्ट फॉर्म है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एचटेट और सीटेट में आया था। सो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोशल एक्टिविटी क्या है? अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोशल एक्टिविटी, विच वन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एचटेट और सीटेट में आया था, पूछा गया है, इतना मुझे पता है। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोशल एक्टिविटी या अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले इज द, ये पैटर्न भी है, पैटर्न ऑफ अर्ली सोशलाइजेशन भी है कि कहां से पहला पैटर्न कहां से शुरू होता है? पैरेलल प्ले से शुरू होता है। अर्ली सोशलाइजेशन का पैटर्न कहां से शुरू होता है? पैरेलल प्ले से है। और एचटेट सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन या व्हाट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोशल एक्टिविटी? द आंसर इज पैरेलल प्ले। सो नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पैरेलल प्ले? पैरेलल प्ले का मतलब क्या होता है? लगभग 2 से 3, आफ्टर 3 ईयर्स ही हम मानकर चलते हैं इसको। क्या है? चिल्ड्रन लगभग 2 से 3 साल का बच्चा जो है इंटरेस्ट शो करना शुरू कर देता है। लगभग अ चाइल्ड ऑफ 2 and 3 years, अ चाइल्ड ऑफ 2 or 3 years shows interest in watching other child of 2 and 3 year shows interest in watching other children। तो यहां से शुरुआत होती है। तो अब पैरेलल प्ले में क्या करता है वो? पैरेलल प्ले इज अ प्ले, आप लिख लेंगे, मैं यहां पर नहीं लिखूंगी। पैरेलल प्ले इज अ प्ले इन विच यंग चिल्ड्रन प्ले इंडिपेंडेंटली, या लिख दूं? पैरेलल प्ले इज अ प्ले वेयर young children play independently independently खेल रहे हैं, independently beside other children rather than play with them। यानी कि पैरेलल प्ले क्या है? पैरेलल प्ले वो प्ले है जिसमें बच्चे जो हैं वो दूसरे बच्चों के साइड में खेल रहे होते हैं। यानी कि एक बच्चा यहाँ खेल रहा है, एक बच्चा यहाँ खेल रहा है, एक उस कोने में खेल रहा है, एक उस कोने में खेल रहा है, पर दोनों जो हैं वो एक साथ, यानी कि एक दूसरे के साथ नहीं खेल रहे हैं, एक दूसरे के आजू बाजू खेल रहे हैं, पर अलग अलग खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो खेल नहीं रहे हैं। अब इसको फॉलो करते हुए जो दूसरा प्ले है वो आ जाता है। फॉलोइंग दिस, किसको फॉलो करते हुए? पैरेलल प्ले को फॉलो करते हुए आता है। फॉलोइंग दिस कम्स एसोसिएटिव प्ले। एसोसिएटिव प्ले, इसके बाद पैरेलल प्ले के बाद कौन सा आता है? एसोसिएटिव प्ले है। एसोसिएटिव क्या है? एसोसिएटिव प्ले इज अ प्ले, ये वो खेल है जहां पर बच्चे एक जैसी एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं। वो हो सकता है बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल एक जैसी नहीं है, लेकिन सिमिलर एक्टिविटीज में एंगेज हैं। अलग अलग खेल रहे हैं, साथ में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को देखते हुए खेल रहे हैं। वो कैसे कर रहा है? खुद भी वैसे ही कर रहा है। बेशक
एक जैसी नहीं हो रही हैं पर फिर भी लगभग लगभग सिमिलर रहती हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव इज अ प्ले इन विच children engage in similar activity if not similar activity है ना, if not identical activity, if not identical with अदर चिल्ड्रन, यानी कि दूसरे बच्चों की जैसी बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग लगभग सारे बच्चे जो हैं वो सिमिलर एक्टिविटीज ही करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो पहला क्या है? पैरेलल प्ले, एंड आफ्टर दैट इज एसोसिएटिव प्ले। ठीक है, ये पैटर्न ऑफ अर्ली सोशलाइजेशन हम कर रहे हैं, यानी कि हम ये देखते हैं कि यहीं से सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है। जो अर्ली चाइल्डहुड है ये नींव डालता है सोशलाइजेशन की। अच्छे एक्सपीरियंस सोशलाइजेशन की तरफ जाएंगे, प्यार मिल रहा है, एक्सेप्टेंस हो रही है, तो हम सोशलाइजेशन की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। मेल मिलाप बढ़ाना शुरू कर देता है बच्चा। लेकिन अगर अनफेवरेबल है, हर बार रिजेक्शन मिल रहा है, दुत्कारा जा रहा है, प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा है, अनफेवरेबल कंडीशंस मिल रही है, तो बच्चा दूर हटता शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पैटर्न आता है दैट इज ऑफ कोऑपरेटिव प्ले। इसको रब कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन पूछूं अगर आपसे, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोशल एक्टिविटी, या मैं ये कहूं यहां से एक्टिविटी को हटा दूं, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन क्या आंसर होना चाहिए आपका? पैरेलल प्ले। Parallel play is the earliest form of socialization. Remember this, very important. Next is, इसके बाद क्या आता है? कोऑपरेटिव प्ले। क्या आएगा इसके बाद? कोऑपरेटिव प्ले आ जाता है। कोऑपरेटिव प्ले, कोऑपरेटिव प्ले क्या होता है? समझ में आ रहा है नाम से, जहां पर कोऑपरेशन से एक दूसरे के साथ बच्चा खेल रहा है। जैसे जैसे बच्चे के सोशल कॉन्टेक्ट जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। कोऑपरेटिव तो कब आएगा? जब कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे। नहीं बढ़ेंगे तो कोऑपरेशन तो सीखेगा नहीं ना। कोऑपरेशन तो दूसरों के साथ मिलकर ही सीखा जाता है। सो जैसे जैसे बच्चे के कॉन्टेक्ट बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे बच्चा जो है दूसरे बच्चों के साथ मिलके सीखना शुरू कर देता है। वैसे वैसे वो क्या है, उनसे इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। यानी कि कोऑपरेटिव प्ले इज अ प्ले वेयर द चाइल्ड इज द पार्ट ऑफ अ ग्रुप, है ना, जहां पर बच्चा जो है दूसरे ग्रुप का पार्ट होता है। सो कोऑपरेटिव प्ले में क्या करेंगे? एज सून एज द सोशल कॉन्टेक्ट इंक्रीजेस, चाइल्ड एंगेज इन कोऑपरेटिव प्ले, a play in which child becomes the part of the group, जिसमें वो किसी दूसरे ग्रुप का हिस्सा बन जाता है और दूसरे ग्रुप के मेंबर, और जो दूसरा ग्रुप है जिसका वो हिस्सा भी नहीं है, उससे भी इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। सो इन विच कोऑपरेटिव प्ले इज अ प्ले इन विच चाइल्ड becomes the पार्ट ऑफ द ग्रुप, जहां पर वो ग्रुप का हिस्सा बन जाता है, एंड स्टार्ट इंटरेक्टिंग विथ अदर ग्रुप मेंबर। कोऑपरेशन है ना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से खेल रहे होते हैं। ठीक, समझ में आया? उसके बाद है, देखो
हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि लगातार खेलते चले जाते हैं, खेलते चले जाते हैं, मिक्स होते चले जाते हैं, ऐसे ही सोशलाइजेशन है। बहुत अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं। कभी कभी वो है ना कि हमेशा कूदकर तैरा ही नहीं जाता है, कभी कभी नदी किनारे बैठकर उसके बहाव को भी आंका जाता है कि बहाव कितना तेज है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। फिर वो मैं नया नया तैराक बना हूँ, बहाव बहुत तेज है, मुझे स्ट्रैटेजी आती नहीं है और मैं कूद पड़ा, तो क्या होगा? एफिशिएंटली नहीं तैर पाऊंगा ना, हो सकता डूबी जाऊं, बेशक आता भी है। तो जब बच्चा नया नया सोशलाइजेशन की तरफ जाता है तो बहुत दफ़ा वो क्या करता है, वो खेलता नहीं है, प्लेग्राउंड में जाता है पर खेलता नहीं है, बाहर बैठ के दूसरे बच्चों को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि ये कैसे खेलते हैं, ये कैसे टीम मेंबर बनते हैं, कैसे कैसे जो है इनकी फ्रेंडशिप डेवलप होती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑन लुकर प्ले। ऑन लुकर, नाम से ही पता लग रहा है ना, ऑन लुकर प्ले, यानी कि भाई मैं खेल नहीं रहा हूँ, बाहर बैठ के देखूंगा तुम कैसे खेल रहे हो। हमने इससे पहले ही देख लिया था कि कोऑपरेटिव प्ले आ गया था, जिसमें वो ग्रुप का मेंबर है और उनके साथ खेल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो दूसरों के साथ खेलते नहीं हैं, बल्कि वो ओन लुकर का जो किरदार है वो अदा करते हैं, जिसका मतलब है वॉचिंग अदर चिल्ड्रन एट प्ले बट मेकिंग नो रियल अटेम्प्ट्स टू प्ले विद देम। सिंपल है, जहां पर चिल्ड्रन वॉच अदर चिल्ड्रन, जहां पर बच्चे जो हैं वो दूसरे बच्चे को देख रहे होते हैं, अदर चिल्ड्रन एट प्ले, जब दूसरे बच्चे खेल रहे हैं उनको खेलते हुए देख रहे हैं, बट मेकिंग नो रियल अटेम्प्ट टू प्ले विथ देम। वो सिर्फ बैठकर देख रहे हैं, उनके साथ खेलने का कोई भी प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ से बच्चा जो है वो सीखता है कि टीम कैसे बनाई जाती है, टीम के कैसे नियम होते हैं, लोग कॉन्टेक्ट्स कैसे बनाते हैं, कैसे ग्रुप में शामिल हुआ जाता है, कौन कौन से नियमों और कानूनों का पालन करना पड़ता है। तो ठीक है, इसके थ्रू बच्चा ये सीखता है कि लोग सोशल कॉन्टेक्ट्स कैसे बनाते हैं, टीम का मेंबर कैसे बनते हैं, तो वही वो करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द बेसिक स्टेज। जो ऑन लुकर प्ले है, दिस इज कॉल्ड द बेसिक। क्रूशियल स्टेज इज कॉल्ड क्रूशियल बेसिक स्टेज। क्रूशियल क्यों है, बेसिक स्टेज क्यों है? क्योंकि यहीं से बच्चा जो है वो बेसिक एटीट्यूड्स और पैटर्न सीखता है कि ग्रुप का मेंबर कैसे बनते हैं, सोशल बिहेवियर जो है वो कैसे एस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देख ली हैं, किस किस तरीके से जो है बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। कुछ और थोड़ी सी हैं जिनको हम देख रहे हैं। देखो, इसीलिए फाउंडेशन स्टेज कहते हैं, यहाँ से ही सोशल कॉन्टेक्ट्स बनाना सीखता है। तो बेसिक स्टेज, क्रूशियल स्टेज, अगर सर क्या हो रही है वो ऑन लुकर की है। इस स्टेज में और बच्चा जो है वो कौन कौन सी डेवलप होती हैं? मोटर स्किल्स हैं, मोटर स्किल्स हैं, हमें पता है, ग्रोथ हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड में जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो ज़्यादा तेज गति से डेवलप होते हैं। सो ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप फास्टर। अर्ली चाइल्डहुड में ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो ज़्यादा तेज गति से डेवलप होते हैं। फाइन मोटर स्किल्स
लगभग 3 साल के बाद या उसके भी बाद जो हैं वो डेवलप होना शुरू होते हैं। बहुत लंबा टाइम लगता है ये छोटे छोटे मसल्स जो हैं उनको डेवलप होने, कॉन्टैक्ट्स में बनने में, आई में, हाथों में, छोटे छोटे काम करने में बहुत लंबा समय लगता है। तो पहले जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं जिस पे हमने बात करी थी, जहाँ पर लार्ज मसल्स यानी कि उछलना, कूदना, खेलना, चढ़ना, ये सारी चीज़ें वो बाद में सीखता है। ड्राइंग करना, लिखना, ये बाद में। तो ये हमें ये बताता है, यहाँ से हमने देखा कि ग्रॉस मोटर स्किल्स जल्दी डेवलप हो रही हैं, पहले डेवलप होती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स पहले डेवलप होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स बाद में डेवलप होती हैं। तो ये एक इम्प्लीकेशन देता है कि बच्चे को लिखने का प्रेशर जल्दी नहीं डालना चाहिए, बहुत जल्दी ऐसे प्रयास नहीं करना चाहिए कि बच्चा जो है वो लिखना शुरू कर दे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ख़त्म करने से पहले, जिसके ऊपर HTET और CTET में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर एक और मेजर इम्प्लीकेशन है जेंडर के रिगार्डिंग, सेक्स के रिगार्डिंग। एट 2 क्वेश्चन में बनाऊं, एट विच एज चाइल्ड लर्न सेक्स आइडेंटिटी, यानी कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं, ये किस एज में बच्चा सीख जाता है? बताइए, किस एज में बच्चा सीख जाता है? एट द एज ऑफ 3। इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है HTET, CTET में, किसी भी टेट में आ सकता है ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है कि किस उम्र में बच्चा जो है वो फिक्स, ये कौन सी है? फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड सेक्स आइडेंटिटी है, बदलती नहीं है ना। 3 साल की उम्र में बच्चा फिक्स्ड सेक्स आइडेंटिटी सीख जाता है। और कैसे सीखता है? थ्रू लेबलिंग। कैसे सीखता है? लेबलिंग के जरिए सीखता है। लेबलिंग कैसे? जैसे कि बहुत सारी जो हैं वो खांसी की बहुत सारी बॉटल्स रखी हुई हैं, दवाइयाँ हैं, और आपको जो है खांसी की दे लेनी है, और वो कई सारी हैं। तो आपको कैसे पता लगता है कि ये जो है वो सूखी खांसी के लिए है, ये बलगम वाली खांसी के लिए है? तो उसके ऊपर लेबल लगा होता है ना। आप दुकान में, मार्केट में जाते हो तो मार्केट में जो होर्डिंग्स लगे होते हैं, जो लेबल लगे होते हैं, उनसे आपको पता लगता है ये जूते की दुकान है। तो ऐसे दवाइयों पर नाम लिखे होते हैं, जो लेबल है, ये पता लगता है ये बुखार की है, ये सर दर्द की है, ये पेट दर्द की है, ये सूखी खांसी की है, ये बलगम वाली खांसी की है। उन लेबल्स के थ्रू आपको पता लगता है, और आप एक जो है वो, मान लिया आपको सूखी खांसी है, आप वो उठा लोगे और वो पी लोगे। ऐसा तो नहीं ना आपने देखा कि पेट दर्द की दवाई थी वो पी ली हमने। अगर नाम ही नहीं लिखे होंगे तो कैसे पता लगेगा? तो 3 साल की उम्र में बच्चा फिक्स्ड सेक्स आइडेंटिटी को सीख जाता है। और कैसे सीखता है? लेबलिंग के थ्रू सीखता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इजी था, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल हार्ड एंड फास्ट नहीं था। आई होप दिवाली के बीच में इंजॉय करते कराते हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।